बिल्कुल, बहुत बहुत आपका स्वागत है एक बार फिर से कंप्यूटर की अगली क्लास के अंतर्गत। साथियों, हमने जो है पहली हमारी जो क्लासेज होती उस क्लासेस के अंतर्गत हमने यहाँ पर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर जाना था। कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने सबसे पहले जाना था कि जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का हिंदी में हम क्या नाम है, इसको हम हिंदी में किस नाम से हम जानते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना था कि कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, हम इसको परिगणक कहते हैं और हम इसे अभिकलित्री भी कहते हैं। आगे हमने यहाँ पर जाना था कि ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुई है। तो कंप्यूटर जो वर्ड है, इसकी उत्पत्ति की बारे में अगर मैं हमसे बात करता हूँ कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक भाषा है अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी भाषा का एक वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है, कंप्यूट। इसी से इसकी क्या होती हुई है, उत्पत्ति हुई है। अगर मैं बात करता हूँ कि एक और लैंग्वेज है, ऐसा माना गया है कि लैटिन भाषा का एक वर्ड है कंप्यूटर, और इसी से भी इस कंप्यूट वर्ड की उत्पत्ति हुई है। और इन दोनों का, कंप्यूट और कंप्यूटर, इन दोनों का अर्थ हमने क्या जाना था, गणना करना या गिनती करना। आगे हमने जाना था कि ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को बनाया गया था तो उस समय पर इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो कंप्यूटर को बनाने का प्राथमिक उद्देश्य था शीघ्र गणना करना। आगे हमने जाना था कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा के बारे में। तो हमने इसकी परिभाषा, हम सबसे पहली परिभाषा जानी थी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में रॉ डेटा लेता है और उस पर प्रोसेस करता है और हमें एक अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करता है। इसके बाद में हमने जाना था कि ये जो कंप्यूटर है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय गणना करता है और साथ में तार्किक गणनाएं करता है, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस ये करता है। इसके बाद में हमने जाना था कि ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में क्या होता है कि हर कार्य को अलग करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने कंप्यूटर को प्रोग्रामर मशीन कहा है। किस तरह से, यानी हमें जैसे अगर कोई हमें डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य करना है तो हम वर्ड पर हम उसको करेंगे। अगर हमें कोई सीट बनानी है तो हम एक्सेल्स पर करते हैं। अगर हमें कोई प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है तो हम उसको पावर पॉइंट में करते हैं। ये हम कहें कि हमें अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी का हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो उसके अकाउंट्स को अगर हमें मेंटेन करना है तो उसके अकाउंट्स को मेंटेन हम कहाँ पर करेंगे, तो वो हम करेंगे साथियों, हम कहाँ पर करते हैं, हम टैली सॉफ्टवेयर के अंतर्गत करते हैं। यानी हमें अगर कोई फोटो शूट से संबंधित कोई कार्य करना है तो उसका एक अलग से प्रोग्राम होता है, एडोब फोटोशॉप। ठीक है, यानी हमें अगर हमारा जो एप्लीकेशंस है, इस एप्लीकेशंस को तैयार करना है, यानी अगर आपको ऐप के अंतर्गत पढ़ना है तो आपको एक अलग से एप्लीकेशंस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हर कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने कंप्यूटर को क्या कहा है साथियों, हमने कहा है प्रोग्रामर मशीन। इसके बाद में हमने जाना था अगली परिभाषा में कि कंप्यूटर जो है ये डेटा को प्रोसेस करते हुए इंफॉर्मेशन में बदलता है, इसीलिए कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। ईडीपी हमने की इसकी फुल फॉर्म जानी थी, ईडीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर। आगे हमने जाना था साथियों यहाँ पर कि इसमें डेटा क्या होते हैं और इंफॉर्मेशंस क्या होती है। तो डेटा यानी जिनका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है वो डेटा होते हैं, और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है वो इंफॉर्मेशंस होती है, वो सूचना होती है। ये हमने एक इनका सिंपल सा एक इनकी परिभाषा हमने यहाँ पर जानी है। अब हम देखें कि ये जो डेटा है, यानी एक बार जो एग्जाम में बिल्कुल सीधी सीधी लाइन थी क्वेश्चंस की, वो यही आई थी कि कच्चे तथ्य व सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है साथियों डेटा। आगे हम जानते हैं कि डेटा होते कौन कौन से हैं, तो सभी अल्फ़ाबेट्स डेटा होते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स डेटा होते हैं। ठीक है, और हमारी वॉइस है, ये वॉइस डेटा होती है। आगे हमने जाना था कि ये डेटा के प्रकार कितने हैं, तो डेटा के हमने 2 प्रकार जाने थे। डेटा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक है साथियों यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिकल या नॉन न्यूमेरिकल। ठीक है,
और नंबर सेकंड पर आता है न्यूमेरिकल डेटा। अल्फा न्यूमेरिकल के अंतर्गत वे डाटा जिस पर कोई भी गणितीय क्रिया लागू नहीं होती है या जिस पर कोई भी गणितीय गणना लागू नहीं होती है, वो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आते हैं, या हम कह सकते हैं कि नॉन न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आते हैं। और हम बात करते हैं न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत, तो वे डेटा जिस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लागू होती हो, या हम कह सकते हैं कि जिस पर गणितीय गणना लागू होती है, वो सभी डेटा किसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी न्यूमेरिकल्स डेटा के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आगे हमने यहाँ पर जाना था कि इसमें अल्फा न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत कौन कौन से डेटा आते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत किसी का एड्रेस आता है, किसी का नाम आता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जिस पर कोई भी कैलकुलेशन लागू नहीं हुई है, वे सभी डेटा इस अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत या नॉन न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आते हैं। और जिस पर कैलकुलेशंस लागू होती हो, जैसे हमारा बैंक का बैलेंस होता है, हमारी सैलरी होती है, रिजल्ट होता है, टैक्स होते हैं, ये सभी जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी न्यूमेरिकल के अंतर्गत आते हैं। आगे हमने जाना था इंफॉर्मेशंस के बारे में। इंफॉर्मेशंस यानी कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया वह डाटा जिससे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सूचना कहलाती है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ा था। अब हम आज उस क्लास से हम आगे बढ़ेंगे। हम आज की अगली क्लास हम यहाँ पर करने वाले हैं। साथियों, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कंप्यूटर का जो वैश्विक इतिहास है और इसका जो विकास है, इस इतिहास और विकास के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, विकास व इतिहास। जब कंप्यूटर को हम अगर पढ़ते हैं, ठीक है, हम हमारा जो वैश्विक कंप्यूटर है वर्तमान में हम उसे ही देखते हैं। ठीक है, जो हमारा वैश्विक जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, बिल्कुल मैं एक बार उसका डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा कंप्यूटर है हम इसे ही देखते हैं। ठीक है, वर्तमान रूप में हम इसे ही देखते हैं, लेकिन ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर से संबंधित सभी कंपोनेंट्स हैं और ये हमारा कंप्यूटर है। अब यहाँ पर साथियों अगर हम बात करते हैं कि ये जो हम कंप्यूटर अभी देखते हैं वर्तमान के अंतर्गत, क्या यही कंप्यूटर पहले था क्या, या इससे अलग कंप्यूटर था? ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो वर्तमान में हम कंप्यूटर को देख रहे हैं, अब यहाँ से क्वेश्चंस ये हमारे सामने हैं कि पहले जब कंप्यूटर थे, पहले के जो कंप्यूटर्स थे, वो पहले के कंप्यूटर क्या इसी तरह के थे क्या इससे भिन्न कंप्यूटर थे? ठीक है, अगर भिन्न कंप्यूटर थे तो कौन से कंप्यूटर थे, उनके अंतर्गत कौन सा प्रोसेसर था, उनमें कौन कौन सी जो है मेमोरी का यूज किया जाता था, वहाँ पर अगर हम देखें उनकी स्पीड क्या थी। ठीक है, तो इन सभी बातों को अगर हमें जानना है, इन सभी क्वेश्चंस के अगर हमें आंसर्स करना है, तो आंसर अगर हमें करना है तो हमें कहाँ पर जाना होगा, इसके इतिहास और इसके विकास पर हमें जाना होगा। तो साथियों अगर हम बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या है, इसका विकास कैसे हुआ था, तो साथियों करीब करीब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि करीब 3000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व साथियों एक देश था और उस देश का जो नाम है वो नाम क्या है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया,
मेसोपोटामिया एक देश है, और यहाँ जो ये देश है मेसोपोटामिया, यहाँ के जो लोग थे, इन लोगों ने साथियों क्या किया, सबसे पहले एक यंत्र की नींव रखी थी, और वो यंत्र कौन सा था? गणना यंत्र। कौन सा यंत्र था साथियों? वो यंत्र था गणना यंत्र, और इस गणना यंत्र की अनजाने में नींव रखी। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर इन्होंने नींव रखी थी? अनजाने में। अनजाने में कैसे? कि यहाँ पर जो है, जब केवल पहले हमने यहाँ पर हमने जाना है कि कंप्यूटर को बनाया गया था, उस समय इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो उस समय हमने यहाँ पर जाना था कि जब कंप्यूटर को बनाया गया था उस समय इसका प्राथमिक उद्देश्य था शीघ्र गणना करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है साथियों, जब उस समय पर सिर्फ और सिर्फ एक ही यंत्र की आवश्यकता थी, और वो कौन सा यंत्र था? गणना यंत्र। सिर्फ और सिर्फ एक यंत्र की आवश्यकता थी कि हम किसी ना किसी तरह से एक हम यंत्र बनाएं जिससे हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशंस को आसानी से हम कर सकते हैं। कैलकुलेशंस को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से हम कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पर जब कैलकुलेशंस के लिए यंत्र बनाया गया था, तो उस यंत्र की जो नींव रखी थी, वो नींव किस देश के लोगों ने रखी थी? मेसोपोटामिया के लोगों ने। और वो लोगों ने जो नींव रखी थी, वो अनजाने में इसकी नींव रखी गई थी। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि हम सोचते हैं ना कि हमारे जो भारत है, इस भारत ने क्यों नहीं रखी नींव? तो भारत के जो लोग हैं, ठीक है, उनको तो यानी किसी भी गणना यंत्र की जरूरत ही नहीं है, वो तो उंगलियों पे अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अब आप सोचोगे कैसे कर लेते हैं सर? तो आपने कभी जैसे अपनी माँ से पूछा हो, अपने दादी से पूछा हो, अपने अगर दादाजी से पूछा हो, जो स्कूलों से बहुत दूर थे, उन्होंने शिक्षा को बिल्कुल ही प्राप्त नहीं किया था, लेकिन हम जब उनसे पूछते हैं कि दीपावली के कितने दिन और बाकी है, दीपावली कब कब आएगी, जब हम स्कूलों में होते थे, मैं भी जब स्कूल टाइम पे था, तो उस समय मैं अक्सर ये पूछता था कि अब दीपावली कब आएगी। तो मेरी जो दादी है, ये दादी एग्जैक्ट टाइम बताती थी कि आज यानी 4 दिन बाद में पूर्णिमा है, और पूर्णिमा से फिर कितने महीने रह जाएंगे? 2 महीने रह जाएंगे, 1.5 महीने रह जाएगा, या 20 दिन रह जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से उनको एग्जैक्ट मालूम था कि कौन से समय पर क्या होता है। और जब कैलकुलेशंस की बात आती थी, किसी भी लेखा जोखा कोई भी हिसाब अगर उन्हें मालूम करना होता था, तो वो उंगलियों पे हिसाब कर लेते थे कि इस पैसे का इतना ब्याज होगा, और ये इसका मूल धन है, और ये इसका मिश्र धन है। तो वो सब कैलकुलेशंस करते थे। तो भारतीय कमज़ोर नहीं थे, भारतीय बहुत आगे थे। ठीक है ना? लेकिन हमें अब यहाँ पर बात करनी है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से संबंधित। तो साथियों, 3000 वर्ष पूर्व एक देश था मेसोपोटामिया, और यहाँ के लोगों ने एक गणना यंत्र की नींव रखी थी, लेकिन कौन से जाने में? अनजाने में यहाँ पर इसकी नींव रखी थी। अब ये जो गणना यंत्र है, ये गणना यंत्र किस प्रकार का था? तो ये एक लकड़ी का फ्रेम था। ये एक लकड़ी का फ्रेम था। अब इस लकड़ी के फ्रेम पे कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्होंने ये इस तरह से कुछ तार लगाए, और तार लगाने के बाद में कुछ मनिये लगाए थे। इस तरह का इन्होंने एक यंत्र बनाया था, एक मशीन नहीं बनाई, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया था? एक यंत्र बनाया था। कुछ इस तरह का था ये साथियों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो यंत्र है, ये निरंतर यानी इससे कैलकुलेशंस करना प्रारंभ कर दिया था, और विश्व के सभी देशों के अंतर्गत ये जो यंत्र है, इस यंत्र का यूज किया जाने लगा। अब यहाँ पर बात आती है इससे आगे। तो साथियों, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इसके बाद में करीब करीब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 600 वर्ष पूर्व, ठीक है, 600 वर्ष पूर्व एक देश है, और उस देश का नाम क्या है? चीन। ठीक है, उस देश का नाम क्या है साथियों? चीन। और चीन के जो वैज्ञानिक यानी जो चीन के जो लोग हैं, उन लोगों ने ये जो गणना यंत्र था, इस गणना यंत्र में क्या किया था? सुधार किया। जो ये यंत्र बनाया था, कौन सा? सबसे पहला जो ये यंत्र था, गणना यंत्र, इस गणना यंत्र में क्या किया था? सुधार किया। ठीक है, इस
गणना यंत्र में क्या किया साथियों, उन्होंने इसमें सुधार किया। सुधार करने के बाद में हम अगर किसी भी चीज़, कोई भी अगर हमारा डिवाइस है, कोई भी अगर हमारा सिस्टम है, और उस सिस्टम के अगर हम क्या करते हैं, उसको सुधार करते हैं, तो सुधार करने के पीछे का हमारा एक ही मकसद है, और वो मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ये हमें एक आसानी से हम इस पर वर्क कर सके, आसानी से हम इस पर कार्य कर सके। तो इसको इन्होंने क्या किया, सुधार किया। ठीक है, इस यंत्र में इन्होंने सुधार यहाँ पर किया। अब यहाँ पर जब सुधार किया तो सुधार करने के बाद में साथियों एक वैज्ञानिक है, और उन वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, ट्रिम क्रैमर, और इन्होंने सबसे पहला एक यंत्र बनाया था, और उस यंत्र को इन्होंने नाम दिया था अवेकस। उस यंत्र को इन्होंने नाम दिया था अवेकस। ये जो अवेकस है, इस अवेकस का जो आविष्कार हुआ था, ये यंत्र कब बना था, 600 वर्ष पूर्व। इस यंत्र को जो बनाया गया था साथियों, ये कब बनाया था, तो इसे बनाया था 600 वर्ष पूर्व। 600 वर्ष पूर्व ये जो यंत्र है, इस यंत्र का जो आविष्कार किया था, यानी इसको बनाया था, वो वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो इसके जो इन्वेंटर है, वो इन्वेंटर कौन है साथियों, ट्रिम क्रैमर। इसके इन्वेंटर कौन है, ट्रिम क्रैमर। ये कहाँ के निवासी है, तो मैंने आपको अभी बताया है, ये चीन के निवासी है। साथियों ये जो यंत्र है, इस यंत्र पर क्या होती थी, कैलकुलेशंस होती थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, विश्व का प्रथम गणना यंत्र। इसे क्या कहा गया है, विश्व का प्रथम गणना यंत्र। प्रथम गणना यंत्र, इसे क्या कहा जाता है, विश्व का प्रथम गणना यंत्र। अब आपसे यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन है, तो वो कौन है साथियों, अवेकस। अवेकस को जो बनाया है, वो बनाया किसने बनाया है, चीन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, और उनका क्या नाम है, ट्रिम क्रैमर। इसे क्या कहा गया है, विश्व का प्रथम गणना यंत्र। अब साथियों ये जो अवेकस है, अगर हम बात करते हैं वर्तमान के परिदृश्य के अनुसार, तो 2021 के अंतर्गत अभी एक सम्मेलन हुआ था अमेरिका के अंतर्गत। जब ये सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर ये जाना था कि ये जो अवेकस है, वर्तमान में इस अवेकस का जो यूज है, वो यूज कितने लोग यहाँ पर यूज लेते हैं, तो करीब करीब यहाँ पर 24 लाख जो लोग हैं, 24 लाख लोग हैं ना, इसको अभी भी यूज में लेते हैं, किसे, इस अवेकस को। और हम देखते हैं कि वर्तमान में जो छोटी क्लासेस हैं, उन छोटी क्लासेस की जो बच्चे हैं, उन सभी को जो कैलकुलेशंस सिखाते हैं, वो कैलकुलेशंस किसके माध्यम से सिखाते हैं, अवेकस के माध्यम से उन्हें कैलकुलेशंस यहाँ पर सिखाते हैं। और ये जो यंत्र है, ये यंत्र होता कैसा है, तो मैंने आपको बताया है कि एक लकड़ी का फ्रेम होता है। ठीक है, क्या है साथियों, एक ये लकड़ी का फ्रेम है, और ये जो लकड़ी का फ्रेम है ना, इस लकड़ी के फ्रेम पर, ठीक है, ये एक लकड़ी का फ्रेम है, और इस लकड़ी के फ्रेम पर क्या है, यहाँ पर ये एक लकड़ी का फ्रेम है, और इस लकड़ी के जो ये फ्रेम है, इस लकड़ी के फ्रेम पर क्या किया है, यहाँ पर तार लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाए हैं साथियों, यहाँ पर है जो तार लगाए हैं, और तार लगाने के बाद में इनमें क्या किया है, तो इनमें इन्होंने मनी डाले हैं। ठीक है, और इसी के अनुसार वो कैलकुलेशंस करते हैं, इसी के अनुसार वो जो है कैलकुलेशंस सिखाते हैं वर्तमान में छोटे बच्चों को। ठीक है, अगर आप अपने छोटे बहन भाई है, उन बहन भाई की अगर किसी भी बुक को अगर आप उठा के देखोगे, मैथ की जो बुक है उसके अंतर्गत जो कैलकुलेशंस होती है, वो कैलकुलेशंस किस प्रकार से होती है, वो इस प्रकार से वो कैलकुलेशंस है, वो कैलकुलेशंस यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ये इस तरह का एक यंत्र होता है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल ऐसी चिंता नहीं करनी, सर ये यंत्र कौन सा हमें बताइए, तो इसका मैंने जो आपको ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर आपको मैंने बना करके यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, ये इस तरह का क्या है, ये यंत्र है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं
कि ये जो अबेकस है, इस अबेकस को ये चीन के लोग किस नाम से जानते हैं? अबेकस से। अब यहाँ पर जो है साथियों, मैं अगर बात करता हूँ जो जापान के लोग हैं, ठीक है, जो जापान के लोग हैं, अरे हम कौन से हैं? हम भारत के लोग हैं, तो हमें क्या कह सकते हैं? भारतीय। बिल्कुल, हम गर्व से कहते हैं कि हम कौन है? हम भारतीय हैं। इसी तरह से जो जापान के लोग हैं, और उन्हें हम जापान के लोगों को हम क्या कहेंगे? जापानी। क्या कहेंगे? जापानी कहेंगे। और जापानी है वो अवेकस को अवेकस नहीं कहते। जापानी जो लोग हैं अवेकस को किसके नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं अवेकस को शारोवान के नाम से। जापानी अवेकस को सारोवान, यानी इन्होंने कहा है कि हम अवेकस को अवेकस नहीं कहेंगे, हम अवेकस को सारोवान के नाम से हम इसे बुलाएंगे, हम इसे सारोवान के नाम से पुकारेंगे। तो ये जो जापानी लोग हैं ये किस नाम से जानते हैं? इसे सारोवान के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? अवेकस को। किसे जानते हैं साथियों? अवेकस को। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ये जो अवेकस है, इस अवेकस से बिल्कुल कैलकुलेशंस करना यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था, और इसके बाद में आगे जब ये डिवाइस से, ये यंत्र से कैलकुलेशंस करना प्रारंभ कर दिया था, तो बात आती है करीब 1617 ईस्वी की। कब अब बात आती है साथियों? करीब करीब 1617 ईस्वी की। और एक यहाँ पर एक और यंत्र बना था, और उस जो यंत्र है उसका नाम क्या है? नेपियर वॉन्स। उसका नाम क्या है? नेपियर वॉन्स। उसका नाम क्या है साथियों? नेपियर वॉन्स। ये जो नेपियर वॉन्स है, इस नेपियर वॉन्स के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इसका आविष्कार है, इसका आविष्कार कब हुआ था? तो इसका जो आविष्कार है साथियों, ये हुआ था 1617 ईस्वी के तहत। कब हुआ था साथियों? 1617 ईस्वी के तहत। आगे हम बात करते हैं कि इसके इन्वेंटर कौन है, इसके आविष्कारक कौन है। तो इसके जो आविष्कारक है वो कौन है साथियों? जॉन नेपियर। इसके जो आविष्कारक है, ये आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक है जॉन नेपियर। कौन है साथियों? जॉन नेपियर। और ये जो जॉन नेपियर है ये कहाँ के निवासी है? तो ये निवासी साथियों स्कॉटलैंड के निवासी। ये कहाँ के निवासी है? तो ये स्कॉटलैंड के निवासी है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो जॉन नेपियर ने ये यंत्र बनाया था, और इसका यंत्र का जो नाम रखा है वो नाम क्या रखा है? नेपियर वॉन्स। इस नेपियर वॉन्स के अंतर्गत 0 से 9 तक, यानी 0 से जो 9 तक है, इस पर अंक है वो अंक अंकित है, और इसी के माध्यम से इस पर क्या करते हैं? गणना करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो यंत्र है, ये यंत्र हड्डियों से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है साथियों? ये हड्डियों से बना हुआ है। हड्डियों से बना हुआ है, ठीक है। ये हड्डियों से बना हुआ यंत्र है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती होती है कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर सब्जेक्ट से अंतर्गत। जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो वहाँ पर हमेशा बच्चों की एक ही क्वेरीज आती है कि सर हमें जो है इनके यंत्र और इनके जो आविष्कारक है इनके नाम याद नहीं होते, हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हमारे सामने सर ये विकट समस्या है, यानी हम उनको रटते हैं और फिर भी मामला भारी है सर, कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो साथियों, अब मैंने उन्हें भी समझाया है और आज फिर आपको मैं समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ कि हम कंप्यूटर को रटेंगे नहीं, हम कंप्यूटर को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जो समझते हुए हम किसी भी चीज़ को अगर क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे सामने लंबे समय तक रहती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें इनको याद करना है। अब जब ये यंत्र बना था तो यंत्र बनाते समय उन्हें पता है कि कंप्यूटर की जो क्लासेस होगी और कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो
बिल्कुल योगी सर से क्लासेस लेंगे कंप्यूटर की। अब उस समय पर वो कैसे समझाएंगे और जो है हमारे भाई वो कैसे समझेंगे, तो उन्होंने वहीं उनका जो तरीका है उन्होंने आसान कर दिया था कि हम बिल्कुल जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए हम आसान रूप से हम इस कंप्यूटर को अप्लाई करेंगे। अब हमें समझना है कि ये आसान कैसे है। साथियों, आपको बस ध्यान रखना है कि यंत्र का नाम क्या है, मशीन कौन सी है, कौन सा कंप्यूटर है और उसके आविष्कारक कौन है। अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि आप तो बस इसका नाम कुछ अलग मत रखो, आपको नाम रखना है तो सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखो। किसके नाम पर? सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक जिसने इसका निर्माण किया है। अब ये जो नेपियर वॉन्स है, इस नेपियर वॉन्स का निर्माण किसने किया? जॉन नेपियर ने। तो नेपियर से इसका नाम क्या रखा गया है? नेपियर। अब साथियों ये क्या है? हड्डियों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? हड्डियों से बनी हुई है। तो हड्डी को इंग्लिश में कहते हैं वॉन्स। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? वॉन्स कहते हैं। किसको कहते हैं? हड्डी को। तो यहाँ पर इसका नाम है नेपियर वॉन्स रखा गया है। अब हड्डी को अगर हड्डी लिखते तो नेपियर हड्डी कुछ अटपटा नहीं लगता। अब देखो कितना सुंदर नाम लग रहा है, नेपियर वॉन्स। तो अब आपको ध्यान में रखना है जॉन नेपियर नाम के एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने किस यंत्र का निर्माण किया, किस यंत्र को इन्होंने बनाया, तो आपको मालूम है जॉन नेपियर, तो यानी नेपियर वॉन्स। इस पर कहाँ तक के अंक अंकित हैं? तो 0 से 9 तक। ये किससे बना हुआ है? ये हड्डियों से बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं साथियों, इसके आगे 1617 के बाद में एक नई मशीन आई, एक नया यंत्र आया, और जो यंत्र है उस यंत्र को हम यहाँ पर कहते हैं पास्कल लाइन। उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? पास्कल लाइन। पास्कल लाइन, ये जो यंत्र है, इस यंत्र का जो आविष्कार हुआ ये हुआ 1642 ईस्वी के तहत। कब हुआ था साथियों? 1642 ईस्वी के तहत। आगे हम बात करते हैं कि इसके आविष्कारक कौन हैं। तो इसके आविष्कारक हैं ब्लेज पास्कल। कौन है? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। ये जो यंत्र है पास्कल लाइन, ये जो यंत्र है, इस यंत्र पर क्या करना सक्षम था? तो ये इस यंत्र के माध्यम से जोड़ तथा बाकी करना सक्षम था। किसके अंतर्गत? पास्कल लाइन्स के अंतर्गत। यानी इस कैलकुलेशंस तो इस पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो जोड़ एंड बाकी करने में बिल्कुल पूर्ण तरीके से सक्षम था, तो वो सक्षम कौन सी मशीन थी? पास्कल लाइन। कौन सी मशीन थी वो? कौन सा यंत्र था? पास्कल लाइन। ये जोड़ एंड बाकी करता था। अब ये जो जोड़ एंड बाकी करता था ना, इसी के कारण ये जो पास्कल लाइन है, इस पास्कल लाइन को कहा गया है विश्व का प्रथम कैलकुलेटर। इसे क्या कहा गया है? विश्व का प्रथम कैलकुलेटर। पास्कल लाइन को क्या कहा गया है साथियों? विश्व का प्रथम कैलकुलेटर। विश्व का प्रथम कैलकुलेटर कौन सा है? पास्कल लाइन। और यहां पर जो है कैलकुलेटर के जो जनक या फादर्स ऑफ कैलकुलेटर, फादर्स ऑफ कैलकुलेटर, फादर्स ऑफ कैलकुलेटर हैं। ये फादर्स ऑफ कैलकुलेटर कौन है साथियों? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। मात्र 20 वर्षीय युवा ब्लेज पास्कल फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने अपनी बिल्कुल एक मेहनत के दम पर ये जो है अचीव किया यहाँ पर। ठीक है, एक यंत्र का निर्माण किया और इस यंत्र को हमें यानी दुनिया को दिया कि इससे कैलकुलेशंस करना क्या है, बिल्कुल पूर्ण तरीके से आसान है। अब ये जो यंत्र है, यानी इस यंत्र का एक और दूसरा नाम है, और वो दूसरा नाम क्या है साथियों? तो इस यंत्र को यानी अन्य नाम से जानते हैं।
ठीक है। और इसको यानी इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है, तो इसका जो दूसरा नाम है एडिंग मशीन के नाम से इसे जानते हैं। इसे हम एडिंग मशीन, एडिंग मशीन, इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। एडिंग मशीन के नाम से इसे जानते हैं कौन सी मशीन को, पास्कल लाइन को। और ये जो यंत्र है, इस यंत्र के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो कौन सा हमारा पास्कल लाइन, ये जो पास्कल लाइन जो ये हमारा यंत्र है, गणना यंत्र, ये घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी यह है घड़ी के सिद्धांत पर। घड़ी के सिद्धांत पर कैसे, कि हमारी जो घड़ी है ये क्लॉकवाइज हमारी घड़ी चलती है, ठीक है, ठीक है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कौन से, पास्कल लाइन। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में अगर आपने बाइक चलाई होगी, कार चलाई होगी, तो उसके अंतर्गत आता है स्पीडोमीटर। कौन सा मीटर, स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर है ये वर्तमान में स्पीडोमीटर भी इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। कौन से सिद्धांत पर, इस पास्कल लाइन सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं, इस पास्कल लाइन के सिद्धांत पर। साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं इस पास्कल लाइन से, तो इसका जो दूसरा नाम है ये एडिंग मशीन है, यानी इस पर जोड़ व बाकी करना सक्षम, ठीक है, इस पर जोड़ व बाकी करना सक्षम था। और जोड़ों को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऐड, ठीक है। हम शॉर्ट रूप से हम क्या कर सकते हैं कि ऐड कर दो, इसमें ऐड यानी इसमें इसको जोड़ दो, तो ऐड को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिंग, ऐड करना। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है, एडिंग मशीन। और मैंने आपको बताया है कि वैज्ञानिकों के नाम पर इसका, इन डिवाइस है, इन डिवाइसों का नाम रखा गया है। अब आप कहोगे सर इसमें तो पास्कल है और यहाँ पर पास्कल यानी क्यों रखा गया है। अरे हमारे गांव के अंतर्गत हम, हमारे जो किसी भी हमारे गांव के अंतर्गत हमने देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, हम जो है साथियों, हम हमारा जैसा कोई हमारा पड़ोसी है या हमारा कोई दोस्त है, अब उसका नाम है बाबूलाल, उसका क्या नाम है, बाबूलाल। अब ये जो बाबूलाल है ना, इसको हम बाबूलाल नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहते हैं, बाबूड़ियो। क्या कहते हैं इसे में, बाबूड़ियो। या जैसे किसी का नाम कालू राम है तो हम उसको कालू राम नहीं कहेंगे, हम उसको कालियो कहते हैं। तो इस तरह से ये जो पास्कल है, लेकिन पास्कल का जो नाम है वो क्या नाम है, पास्कल लाइन, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, एडिंग मशीन। यह जोड़ बाकी करने में सक्षम था, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, विश्व का प्रथम कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर्स के जनक कौन है, तो वो कौन है साथियों, ब्लेज पास्कल। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करते थे और वर्तमान में स्पीडोमीटर है, ये स्पीडोमीटर भी इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं, ठीक है। जब ये यंत्र बना था 1642 ईस्वी के तहत, इससे जोड़ एंड बाकी करना पूर्ण तरीके से सक्षम था, लेकिन यहाँ पर गुणा और भाग भी करना सक्षम था, लेकिन उसमें गलतियां होती थी। कभी कभी ऐसा नहीं कि उसमें गलतियां होती नहीं थी, बिल्कुल उसमें उनमें गलतियां होती थी, यानी वो पूर्ण तरीके से सक्षम नहीं था। पूर्ण तरीके से जो सक्षम था वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा सक्षम था, वो था साथियों पास्कल लाइन। अब यहाँ पर इसके बाद में एक और वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने ये जो यंत्र है पास्कल लाइन, ये हम कह सकते हैं एडिंग मशीन। और इस यंत्र पर उन्होंने क्या किया था, इस यंत्र पर इन्होंने यानी इसको अपडेट किया, इसमें सुधार किया, और सुधार करने के बाद में इसी यंत्र को दोबारा एक नए नाम से लॉन्च किया। और उसका जो नाम है वो नाम क्या रखा गया साथियों, उसका नाम रखा है यहाँ पर लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर,
लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर का आविष्कार है, ये आविष्कार 1617 ईस्वी में नहीं, सॉरी 1671 ईस्वी के तहत। हमने यहाँ पर 1617 ईस्वी में नेपियर वंश का यहाँ पर आविष्कार हमने जाना था। 1642 ईस्वी के तहत हमने यहाँ पर पास्कल आयन का यहाँ पर हमने जाना था। अब उसके बाद में 1671 ईस्वी है, यहाँ पर इस लेबनीज कैलकुलेटर का क्या किया गया, आविष्कार। आगे हम बात करते हैं कि इसके आविष्कारक कौन है, यानी इसके आविष्कारक, इस लेबनीज कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन है। तो यहां पर है साथियों वेस गॉटफ्राइड। वेस गॉटफ्राइड वेलहम लेबनीज। वेलहम लेबनीज नाम की एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इस लेबनीज कैलकुलेटर का आविष्कार किया। ये कौन सा यंत्र है, ये यंत्र है पास्कल आयन या एडिंग मशीन। इसी यंत्र पर इन्होंने क्या किया साथियों, इसी यंत्र पर इन्होंने जो सुधार किया और सुधार करने के बाद में इसका नया नाम दिया लेबनीज कैलकुलेटर। तो ये जो यंत्र है, इस यंत्र में क्या करना सक्षम था, इसमें जोड़ तथा बाकी के साथ, ठीक है, यहां पर जोड़ तथा बाकी के साथ गुणा और भाग, गुणा और भाग भी करना सक्षम था। किस डिवाइस के अंतर्गत, इस लेबनीज कैलकुलेटर के अंतर्गत। ये जो यंत्र है, इस यंत्र को रैकनिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं रैकनिंग मशीन। इसे रैकनिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे रैकनिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। यहां तक पूर्ण रूप से कैलकुलेटर बनकर के तैयार हो गया था। अब जब इसको बनाया गया था, जब इसे बनाने की इसकी प्रक्रिया को स्टार्ट किया था, तो वहां पर इस समय इसका एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक गणना यंत्र का निर्माण करना है, हमें एक गणना यंत्र बनानी है। अब यहाँ पर गणना यंत्र तो पूर्ण तरीके से बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक और वैज्ञानिक हुए और उन वैज्ञानिकों ने इस कंप्यूटर क्षेत्र के अंतर्गत इसकी जो दिशा और दशा है, उन दोनों को एकदम से बिल्कुल पलट दिया था। पलट कैसे, उन्होंने एक जो ये गणना यंत्र है, इस गणना यंत्र को एक नई दिशा दी और नई दिशा देने के बाद में उसे एक अलग मशीन का निर्माण किया, यहीं से एक अलग मशीन का निर्माण किया जो आगे चल करके एक कंप्यूटर बना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उन्हीं वैज्ञानिकों के बारे में। जो वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिक को आप सभी जानते हो, उनका नाम है साथियों चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, ये जो चार्ल्स बेबेज नाम के एक वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिक के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो वैज्ञानिक है, ये कहाँ के निवासी है। तो ये साथियों अमेरिका के निवासी है। कहाँ के निवासी है, ये अमेरिका के निवासी है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो चार्ल्स बेबेज हैं, यानी इनका जन्म है, ये जन्म तो अलग जगह पर हुआ, लेकिन वह फिर बाद में कहाँ पर रहने लगे थे, ये अमेरिका के अंतर्गत रहने लगे थे। ये अगर हम बात करते, ये थे क्या पैसे से, तो ये बहुत बड़े गणितज्ञ, यानी बहुत बड़े क्या थे, ये गणितज्ञ थे।
यानी गणित की बहुत बड़े क्या थे, विद्वान थे। इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने इस जो ये गणना यंत्र था, इस गणना यंत्र को उन्होंने देखा और देखने के बाद में कुछ इन्होंने अलग करने का प्रयास किया, इस दुनिया को कुछ अलग नया देने का इन्होंने प्रयास किया। आप भी है किसी एक एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हो जाते हो और आपको लगता है कि मेरा यहीं रुकना ठीक नहीं है, मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूँगा, तो बिल्कुल आप जब अगर ठान लेते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट कर ली है, ठीक है, अपने आप से जो किया हुआ वादा है, वो उस वादे को पूरा करने के लिए जो जी जान से मेहनत करते हैं ना, उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। अब इन्होंने हैं जो अपने आप से वादा किया था कि मैं कुछ ना कुछ नया करूँगा, कुछ ना कुछ नया दूंगा इस दुनिया को, तो इन्होंने क्या किया, बिल्कुल पूर्ण रूप से यानी बहुत मेहनत के साथ में इन्होंने आविष्कार करना प्रारंभ किया था। और इन्होंने 2 आविष्कार किए, यानी इन्होंने आविष्कार में अगर हम जानें तो इन्होंने आविष्कार में यहाँ पर 2 मशीनों का यहाँ पर निर्माण किया। उन मशीनों में सबसे जो पहली मशीन है, उस पहली मशीन का या पहले जो यंत्र का नाम है, वो नाम क्या है, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस से मतलब है यानी अंतर स्पष्ट करना, डिफरेंस यानी अंतर स्पष्ट करना। अब जो ये यंत्र है कौन सा, डिफरेंस इंजन, इस डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार है, ये आविष्कार इन्होंने किया था साथियों 1822 ईस्वी के तहत, 1822 के तहत इन्होंने इसका आविष्कार किया। कौन से इंजन का, डिफरेंस इंजन का। अब ये जो डिफरेंस इंजन है, ये डिफरेंस इंजन को किस लिए इन्होंने बनाया था, किस लिए इन्होंने डेवलप किया था, तो इसको बनाया गया था किस लिए, यानी हस्तलिखित, जो हस्तलिखित जो सारणी है, हस्तलिखित जो सारणी है, इस सारणी में त्रुटि यानी जो एरर्स है, जो गलती है, उस गलती को कम करने के लिए, कम करने के लिए इसका क्या किया, इसका निर्माण किया, इसका आविष्कार किया। कौन से इंजन का, डिफरेंस इंजन का। अब इसका मेन ही मकसद था कि हम हस्तलिखित जो भी सारणी हैं, उन सभी सारणियों में क्या करना है, एरर्स कम करना है, उसमें गलतियां हैं, उन सभी गलतियों उसको क्या करना है, कम करना है। लेकिन ये अपने जो है इस अभियान के अंतर्गत अपना जो मेन मकसद है, इस मेन मकसद के अंतर्गत ये सफल नहीं हुआ। ये क्या हो गया था साथियों, ये असफल रहा। ये क्या रहा साथियों, असफल रहा। ये सफल नहीं हुआ था, ये क्या रहा साथियों, असफल रहा। आगे हम बात करते हैं कि ये जो इंजन है, ये किससे चलता था, तो ये भाप से चलने वाला, यानी ये किससे चलता था, तो ये इंजन है, ये भाप से चलता था, ठीक है। यानी हस्तलिखित सारणियों में त्रुटियों को कम करने के लिए इस इंजन का निर्माण किया था, ठीक है। ये है सफल ना होकर के क्या रहा, असफल रहा। और ये किससे चलता था, यह भाप से चलता था। अब जब इन्होंने यंत्र बनाया, इन्होंने इंजन बनाया मेहनत के साथ में, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, ये क्या हो गया साथियों, असफल रहा। लेकिन जब ये इंजन इनका असफल रहा, तो आपको पता है जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हम एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम देने के बाद में हमारे जो बिल्कुल ख़ास हितैषी जो लोग हैं, वो कौन होते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे यार दोस्त, जिनको हमसे ज़्यादा जलन होती है, वो हमसे पूछते हैं कि रिजल्ट का क्या रहा, ये तो आप बता दीजिए। उन्हें पता है कि हो सकता है रह जाए, है ना, हो सकता है, उन्हें विश्वास है निकल तो जाएगा, लेकिन हो सकता है रह जाए। अब उनको जैसे ही हमारा रिजल्ट आया और उन्हें मालूम चल गया कि इसका नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में एक अलग ही माहौल होता है। अब वो माहौल क्रिएट नहीं हुआ, तो वो समझ गए कि नहीं हुआ, हो सकता है रह गए, तो वो चला के पूछते हैं क्या हुआ, आप बता दो। तो
हम बोलते हैं कि रह गई, तो फिर हमें ज्ञान देते हैं कि कोई बात नहीं, आगे फिर मेहनत करना, ऐसे ज्ञान देते हैं, मन में सोचते हैं कि अच्छा हुआ, ठीक है ना। अरे उनके सोचने से क्या होगा, हमें तो फिर आगे बढ़ना है। तो इन्हीं के साथ में चार्ल्स बेबेज की जो टीम है, अब इस टीम के अंतर्गत जो वो कार्य करने वाले जो थे, उन्होंने कहा कि सर आपने ये असफल रहेगा, अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है। इन्होंने सोचा कि मैं फिर से आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ने के बाद में मुझे एक नया इंजन है, एक नया जो आविष्कार है, उस आविष्कार को यहाँ पर क्या करना है, प्रारंभ करना है, उसे चालू करना है, ठीक है। और भाई साहब इनकी एक जो असिस्टेंट थी, उनका नाम है एडा अगस्ता। अब ये जो एडा अगस्ता है, इस एडा अगस्ता ने कहा कि सर आप हार नहीं मानो, ठीक है ना, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। हमें क्या करना है, हमारे इस आविष्कार को निरंतर आगे बढ़ाना है। तो इन्होंने बिल्कुल आगे बढ़ाया। अब देखो यहाँ पर एडा अगस्ता है, भाई साहब कोऑपरेट किया है। अरे अगर ये हमारे राजस्थान के होते ना, और राजस्थान में कहाँ के, मारवाड़ के, जब आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जो राजस्थान की ये हिस्ट्री वाले जो सर है वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो आपको मारवाड़ में एक शासक है जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह जो शासक हैं साथियों, वो एक युद्ध करने के लिए गए थे इस मुगल शासक की ओर से। अब उनके साथ में एक मुगल जो सेनापति था, वो सेनापति था। अब सामने की जो सेना है, ये इन पर क्या थी, भारी पड़ गई। अब जैसे वो भारी पड़ी ना, तो मुगल जो सेनापति था वो इनको बीच युद्ध के मध्य में छोड़ करके भाग गया। अब ये एक राजपूत शासक, तो राजपूत शासक थे, तो इन्होंने सोचा अब क्या करें। तो इनके जो और सरदार थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं रखा, हम हमारे लिए ये युद्ध थोड़ी ना कर रहे हैं, हम एक मुगल शासक के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो हमें पीछे हटना है। अब वो जैसे ही मारवाड़ के अंतर्गत आए, तो इनकी जो रानी थी, रानी ने क्या किया, अपने दरवाजे हैं वो दरवाजे बंद कर लिए और इनको जलील किया कि आप तो अगर वहीं शहीद हो जाते तो अच्छा रहता, कम से कम हमारी इज्जत तो नहीं जाती। अब देखो भाई साहब, इज्जत है ना, ये हमारा राजस्थान है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये वीरों की भूमि है। अब लेकिन इनकी जो असिस्टेंट थी एडा अगस्ता, इस एडा अगस्ता ने इन्हें कोऑपरेट किया, इनको कहा कि सर आप निरंतर आगे बढ़ो। तो इन्होंने फिर अपना दूसरा इंजन है वो इंजन बनाया। करीब 11 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद, हम अगर हमारा कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम देने के बाद में हमें लगता है कि हम रह गए भाई, अब क्या करें। लेकिन इन्होंने 11 वर्षों तक इन्होंने एक अथक मेहनत की, और मेहनत करने के बाद में इन्होंने एक नया इंजन बनाया, और उस इंजन का नाम है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। अब ये जो एनालिटिकल इंजन है, इंजन का आविष्कार है, आविष्कार कब हुआ साथियों, तो 11 वर्षों बाद, यानी 1833 ईयर्स में जाकर के इन्होंने क्या किया, इस इंजन को तैयार किया, इस इंजन का आविष्कार किया। अब ये जो इंजन है, आगे हम बात करते हैं कि इसको 1833 ईस्वी में से बनाया था। अब ये जो इंजन है, इसकी बनावट, यानी इसकी जो बनावट है, इसकी जो डिजाइन है, इसकी जो डिजाइन है, ये डिजाइन वर्तमान की जो कंप्यूटर है, यानी इसकी जो डिजाइन है, वो डिजाइन कैसी है, वर्तमान के कंप्यूटरों से भिन्न। वर्तमान के जो कंप्यूटर है, इस वर्तमान के कंप्यूटर से भिन्न डिजाइन, यानी इसकी जो बनावट है, इसका जो डिजाइन है, ये वर्तमान के कंप्यूटरों से भिन्न था। लेकिन लेकिन क्या है, इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसकी कार्य प्रणाली, इसकी जो कार्य प्रणाली है, ये कार्य प्रणाली कैसी है, वर्तमान के कंप्यूटरों से समान।
वर्तमान की जो कंप्यूटर है वो इस वर्तमान के कंप्यूटरों के समान थी। कौन सी? ये एनालिटिकल इंजन जो इन्होंने बनाया है, यानी यह जो इंजन है ये वर्तमान के कंप्यूटरों से भिन्न था, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो कार्य प्रणाली है, ये कार्य प्रणाली वर्तमान के कंप्यूटरों से समान थी। किस तरह से? यानी हमारा जो कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर कार्य किस तरह से करता है कि हम इसमें सबसे पहले हम क्या डालते हैं, हम इसमें डेटा डालते हैं, और डेटा डालने के बाद में इस पर क्या होती है, प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद में हमें एक इंफॉर्मेशंस मिलती है, और वो इंफॉर्मेशंस कौन सी होती है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कौन सी है? वो एक मीनिंगफुल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, हमने डेटा डाला, प्रोसेस हुआ, और हमें एक इन्फॉर्मेशन से हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब ये जो हम डेटा डालते हैं, ये डेटा हम किसके माध्यम से हम डेटा डालते हैं? जो डेटा हम डालते हैं ये हम किसके माध्यम से डालते हैं? तो डेटा हम डालते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, ठीक है। किसके माध्यम से हम डेटा को हम डालते हैं? तो डेटा हम डालते हैं इनपुट डिवाइस, और डेटा को हम प्राप्त किसके माध्यम से करते हैं? तो हम प्राप्त करते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, हम जो इस इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करते हैं वो किसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं? आउटपुट डिवाइस। इस आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम इसे प्राप्त करते हैं इंफॉर्मेशंस को। अगर हमें क्या करना है, हमें इसे सेव करना है, तो हम इसको सेव कर सकते हैं। और वो सेव किसके अंतर्गत हम इसको सेव कर सकते हैं? हम इसे सेव कर सकते हैं मेमोरी यूनिट के अंतर्गत। हम उस इंफॉर्मेशंस को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। तो ये जो कार्य प्रणाली है, इस कार्य प्रणाली को समझा दिया था किसके अंतर्गत? इस एनालिटिकल इंजन के अंतर्गत। इसीलिए ये जो एनालिटिकल इंजन है ना, इस एनालिटिकल इंजन को क्या कहा गया है? इसे कहा गया है साथियों आधुनिक कंप्यूटरों का पूर्वज। इसे क्या कहा गया है? आधुनिक कंप्यूटरों का पूर्वज। किसे कहा गया है? इस एनालिटिकल इंजन को, ठीक है। इसे आधुनिक कंप्यूटरों का पूर्वज। इसे आधुनिक कंप्यूटरों का पूर्वज कहा गया है। किसे कहा गया है? इस एनालिटिकल इंजन को। और कंप्यूटर के जो जनक है, वो जनक कौन हो गए? तो वो जनक किन्हें कहा गया है साथियों? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक, जो कंप्यूटर का जो जनक है, वो जनक किन्हें कहा गया है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा गया है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटरों का जनक कहा गया है। यहाँ पर आपको इतना ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर की जो बनावट है, ये बनावट बिल्कुल भिन्न है, ठीक है ना। इसकी जो डिजाइन है बिल्कुल भिन्न है वर्तमान के कंप्यूटरों से। लेकिन इसकी जो कार्य प्रणाली है, ये कार्य प्रणाली को समझा दिया था कि ये एनालिटिकल इंजन इस तरह से कार्य करता है। और वर्तमान के जो कंप्यूटर है, वो ये वर्तमान के कंप्यूटर भी ठीक इसी तरह से कार्य करते हैं। इसीलिए इस एनालिटिकल इंजन को कहा है आधुनिक कंप्यूटरों का पूर्वज। और कंप्यूटर का जो जनक है, ये पितामह है या फादर्स ऑफ कंप्यूटर है, ये कौन हो गए साथियों? चार्ल्स बेबेज। कौन हो गए वो? चार्ल्स बेबेज। आपको इतना ध्यान में रखना है। बिल्कुल यहाँ पर जैसे ये इस यंत्र का निर्माण हुआ, इस कंप्यूटर का निर्माण हुआ, तो इसके बाद में इस कंप्यूटर में धीरे धीरे और तेजी से विकास हुआ। और विकास होने के बाद में नए नए जो कंप्यूटर्स हैं, ये नए नए कंप्यूटर्स क्या करने लगे? बिल्कुल बनने लगे। तो उनके बारे में है, उनके बारे में भी हम डिटेल्स यहाँ पर चर्चा करेंगे। और वो डिटेल्स हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आप सभी को
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।